नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 34 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 33 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सपोज we did not know the recipient name of a letter, how we can address the recipient। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, अगर जो है हमें जो है रिसिपिएंट का नेम पता ना हो तो हम लेटर कैसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, नीचे देखिए, हेलो, डियर मिस्टर मिसेस, माय डियर या फिर डियर सर और डियर मैडम। क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर। सपोज वी डोंट नो द रिसिपिएंट नेम ऑफ ए लेटर, हाउ वी कैन एड्रेस द रिसिपिएंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम कैसे एड्रेस करेंगे, सर और डियर मैडम करके एड्रेस करेंगे ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए दोस्तों और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलें और ज़रूर जो है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द की पॉइंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। आपको दोस्तों बताना है कि अगर हम की पॉइंट जो है लिखते हैं, की पॉइंट आपने लेटर में देखा होगा, तो यहाँ पर किस पार्ट में जो है हम इसको लिखते हैं। ठीक है, द की पॉइंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट। ठीक है, फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में हम इसको लिखते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉडी या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम फॉर्मल लेटर में जो की पॉइंट्स लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं, बॉडी वाले पार्ट में। ठीक, तो यहाँ पर आपका सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द यूज ऑफ एक्सप्रेशन पास्ड अवे फॉर डाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्लॉग, विट या फिर यूफेमिज्म या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है द यूज ऑफ एक्सप्रेशन पास्ड अवे फॉर डाइट, ये एग्जाम्पल किसका होगा। हम यूज करते हैं पास्ड अवे का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यूफेमिज्म। ठीक है, यूफेमिज्म क्या होता है दोस्तों, यूफेमिज्म एन इनडायरेक्ट वर्ड जो है दोस्तों, इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट यू use instead of a more direct one when you are talking about something that is unpleasant or embarrassing। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यह किसी अप्रिय, कठोर या फिर शर्मनाक या वर्जित बात को सीधे कहने के बजाय विनम्र, नरम या घुमा फिराकर कहने की एक कला है। ठीक है, यूफेमिज्म। तो यहाँ पर डाइट को क्या कहा गया है, पास्ट वे कहते हैं ना। तो ये दोस्तों क्या है, आपका यूफेमिज्म है। तो यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है बताना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोस्तों आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। क्या है देखिए, मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। आपको बताना है मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। क्या हो जाएगा इसमें, फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ऑक्सीमोरोन या फिर मेटाफर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा राइट यहाँ पर आंसर। यहाँ पर परस्पर विरोधी अर्थों को जो है दोस्तों जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक तो मर्डरस की बात हो रही है और दूसरा आपका इनोसेंस की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब पूरे सेंटेंस का मतलब ये होता है कि मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी कहने का मतलब ये है समुद्र की हत्यारी मासूमियत। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मासूमियत कहा जा रहा है। ठीक है, इनोसेंस, और यहाँ पर जो है आपका मर्डरस कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी आपका इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीमोरोन होगा। ठीक है, ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच कंबाइनिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 4 का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी दोस्तों आपको क्या बताना है, 5 में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस। तो यहाँ पर इन डैफोडिल्स इज, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन क्या होगा इसमें। ठीक है, आपने डैफोडिल्स पढ़ा होगा। ठीक है, डैफोडिल्स में आपने देखा होगा ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, क्या हो जाएगा, यानी कि वे जोशपूर्ण नृत्य में अपने सिर जो है हिला रहे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमिली होगा, मेटाफर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। तो ये सब आपने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, इजी जो है क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, टॉसिंग डियर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस जो है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, पर्सोनिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का आंसर करना है दोस्तों, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो ये तो आपको पता ही है, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा इसमें, पैथेटिक फैलेसी, सेनिकडोट, मेटरनमी, या फिर नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। तो इसमें आप जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, मेटोनिमी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको मेटोनिमी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर अगर आपको मेटाफर मिलता है, तो आप मेटाफर भी इसमें आंसर करेंगे। ठीक है, मेटाफर। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको, ये कई बार पूछा गया है, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दोस्तों आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, 7 से लेके आपको 10 तक जो है, यहाँ पर अंडरलाइन किया है दोस्तों, आपको अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वी विजिटेड द म्यूजियम एंड द जू। यहाँ पर आपको एंड में अंडरलाइन किया है, तो एंड में क्या होगा आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। प्रेपोजिशन होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर कंजंक्शन होगा। वी विजिटेड द म्यूजियम एंड द जू, यानी कि हम संग्रहालय और चिड़ियाघर गए, क्या हो जाएगा। एंड में आपको बताना है कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, एंड मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 7 का। ठीक है, अब कौन सा कंजंक्शन है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड जो है ये कौन सा कंजंक्शन है, ये है दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है दोस्तों, तो आपको याद रखने कौन कौन से हैं। जैसे आपका एंड हो गया, और क्या आता है इसमें, फॉर हो गया, फॉर भी आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, एंड हो गया, और क्या है आपके, और हो गया। ठीक, सो हो गया, सो, नॉर हो गया। ठीक है, नॉर, बट हो गया। ठीक है, बट हो गया, येट हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। साथ ही साथ दोस्तों अदर जो है आपको पूछे जा सकते हैं इसमें कि म्यूजियम में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो म्यूजियम में क्या हो जाएगा, म्यूजियम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर वी की बात करें तो आप जानते हैं वी जो है यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और वर्ब की बात करें तो ये विजिटेड आपका वर्ब हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका कंजंक्शन हो गया, दी आपका जो है यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और बात करें जू की, तो जू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जू यहाँ पर हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दोस्तों आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ही वॉकड इनटू द रूम क्वाइटली। आपको यहाँ पर बताना है क्वाइटली में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, एडवर्ब रहेगा, वर्ब रहेगा, या फिर नाउन रहेगा। चलिए आंसर कीजिए, ही वॉकड इनटू द रूम क्वाइटली।
वह चुपचाप कमरे में गया। तो क्वाइटली क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल वाई लगा है, ऐसे ही समझ गए होंगे आप। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अदर की बात करें तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वॉक्ड की बात करें, वॉक्ड जो है आपका वर्ब होगी। ठीक, इनटू की बात करें तो इनटू क्या है यहाँ पर, इनटू है आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक है प्रीपोजिशन। और यहाँ पर डी की बात करें, ये आर्टिकल हो गया आपका। रूम क्या हो गया, रूम आपका नाउन हो गया। ठीक है, नाउन। और क्वाइटली क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपको आंसर करना है, प्लीज वेट हियर अंटिल द स्टॉप स्टॉप्स। तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है स्टॉप्स में। चलिए, वर्ब, नाउन, एडवर्ब या फिर नन ऑफ दीज। प्लीज वेट हियर अंटिल द स्टॉर्म स्टॉप्स। यहाँ पर कहा गया है, कृपया तूफान रुकने तक यहाँ इंतजार करें। तो यहाँ पर स्टॉप्स में क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो स्टॉप्स में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 का राइट आंसर, 9 का हो जाएगा दोस्तों। स्टॉप्स क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये, वर्ब। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज की बात करें और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको अनटिल पूछा जा सकता है, स्टॉर्म पूछा जा सकता है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा इनमें। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर बात करें आपके अनटिल की। ठीक है, बाकी तो आप जानती हैं, इसमें अनटिल जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा इसमें, बताइए। अनटिल, अनटिल है दोस्तों, ये है कंजंक्शन। अब कौन सा कंजंक्शन है अनटिल, ये भी आपको याद रखना है, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ठीक है, SUBOR, सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अनटिल याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, द चाइल्ड वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। यहाँ पर आपको ऑनेस्टी में जो है क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रीपोजिशन, वर्ब, नाउन या फिर कंजंक्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का, द चाइल्ड वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी में क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑनेस्टी में क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, बाकी बात करें आपकी देखिए, ठीक है, इसमें आपका आर्टिकल हो जाएगा। चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में क्या होगा, चाइल्ड में आपका ये भी नाउन है, लेकिन एक कैसा नाउन है, ठीक है, ये है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, ठीक है, चाइल्ड में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है आपका वॉच क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा इसमें, वॉच में। वर्ब तो है एक, ठीक है, किस प्रकार की वर्ब है, ये है दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वॉच। रिवॉर्डेड क्या है बताइए, रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड है दोस्तों, ये है आपका मेन वर्ब। ठीक, बाकी आपका फॉर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, हिज क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और आपका ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, नाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि ऑनेस्टी नाउन तो है, आपका ऑप्शन सी तो है यहाँ पर, लेकिन आपका कौन सा नाउन है, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा नाउन है। तो आप सभी जानते हैं कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर बताना है फियर ऑफ पेन। ठीक है,
फियर ऑफ पेन यानी कि दर्द का भय। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? मेसोफोबिया होगा, एल्गोफोबिया होगा, एक्रोफोबिया होगा, या फिर नन ऑफ दीज। फियर ऑफ पेन, दर्द से डर कहते हैं ना जिसको, तो क्या हो जाएगा? फियर ऑफ पेन। क्या कहेंगे? फियर ऑफ पेन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? एल्गोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। फियर ऑफ पेन क्या कहा जाता है? एल्गोफोबिया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक्रोफोबिया आप जानती हैं, फियर ऑफ क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। ठीक है, फियर ऑफ हाइट हो जाएगा एक्रोफोबिया। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका माइसोफोबिया है जो, ये हो जाएगा फियर ऑफ जर्म्स। फियर ऑफ जर्म्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एल्गोफोबिया हो जाएगा, फियर ऑफ पेन। ठीक है, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। 12 है जस्टिस पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। ठीक है, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग यानी कि रॉन्ग डूइंग के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? चलिए आंसर कीजिए। डेथ, नेमिस, या फिर एब्ल्यूशन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं नेमिस। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 12 का। चलिए अगला वन वर्ड देखिए। अगला है दोस्तों 13 में, आपको बताना है अ लेडीज पर्स। ठीक है, अ लेडीज पर्स, जो लेडीज लोगों के पास होता है, छोटा सा पर्स होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं, रेटिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, पैरासोल बोलते हैं, या फिर वेल बोलते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ लेडीज पर्स एक छोटा सा बैग, या कह सकते हैं एक छोटी डोरी वाला हैंड बैग होता है जो खासकर जो है लेडीज लोगों के पास रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं रेटिक्यूल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेटिक्यूल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है दोस्तों मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च। ठीक है, चर्च में जो मॉर्निंग प्रेयर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एपिलॉग, मेटिन, एपिटैफ, या फिर वेस्पर। चलिए आंसर कीजिए। मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, चर्च में जो मॉर्निंग प्रेयर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एपिलॉग बोलते हैं, मैटिन बोलते हैं, एपिटैफ बोलते हैं, या फिर विस्पर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, चर्च में मॉर्निंग प्रेयर को कहा जाता है मैटिन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा मॉर्निंग प्रेयर को मैटिन बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इवनिंग प्रेयर को क्या बोलते हैं, ठीक है, इवनिंग प्रेयर को क्या बोलते हैं? इवनिंग प्रेयर को बोलते हैं वेस्पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चर्च में मॉर्निंग प्रेयर को बोलते हैं मैटिन और इवनिंग प्रेयर को बोलते हैं वेस्पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। और यहाँ से आप आज हमने जो है आपके लिटरेचर पोर्शन से जो है आज एक ही राइटर को यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए 15 में आपने आंसर करना है इन इन व्हाट ईयर, सॉरी यहाँ पर विच ईयर हो गया। ठीक है, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स अपीयर्स। आपको बताना है इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स अपीयर। ठीक है, तो प्रीफेस कब आया दोस्तों लिरिकल बैलेड का, ये आपको बताना है। 1798, 1800, 1802, या फिर 1814। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों लिरिकल बैलेड जो है दोस्तों ये आया कब आया था? लिरिकल बैलेड सब आप जानते हैं, ये पहले मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, लिरिकल बैलेड जो है ये कब आया? ये आया दोस्तों 1798 में। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रीफेस की बात हो रही है, प्रीफेस जो है कब जोड़ा गया था? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1800। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिरिकल बैलेट कब आया? 1798 में आया, 1798 में आया, और इसमें प्रीफेस जोड़ा गया था 1800 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में आपने आंसर करना है, इन विच ईयर डिड कॉल्ड्रिज वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड डाई। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि एस टी कॉल्ड्रिज यानी कि सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज की जो है ये डेथ कब हुई थी, किस ईयर में जो है कॉल्ड्रिज की डेथ हुई थी, ये आपको आंसर करना है। आप जानती हैं कॉल्ड्रिज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के क्लोज फ्रेंड थे दोस्तों। ठीक, चलिए यहाँ पर बताइए एस टी कॉल्ड्रिज की डेथ कब हुई थी। 1820, 1834, 1843, फिर 1850। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का। कॉल्ड्रिज की जो है दोस्तों एस टी कॉल्ड्रिज की डेथ हुई थी 1834 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉर्न की बात पूछी जाए आपको, ठीक है, बॉर्न पूछा जाए तो एस टी कॉल्ड्रिज का बॉर्न यानी कि जन्म कब हुआ था 1772, याद रखेंगे। ठीक है, 1772 में जन्म हुआ था दोस्तों कॉल्ड्रिज का, और इनकी डेथ हुई थी 1834 में। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने आंसर करना है दोस्तों, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। ठीक है, आपको बताना है किसने जो है वर्ड्सवर्थ को कहा है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। इमर्सन, मैथ्यू आर्नोल्ड, कॉल्ड्रिज, या फिर डी में यहाँ पर आपको ऑप्शन नीचे दिया है लॉवेल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। दोस्तों ये कहा है, किसने कहा है, ये कहा है लॉवेल ने। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकेम अ लिविंग सूल। ठीक है, ये किसने, ये कहाँ से है दोस्तों लाइंस, डैफोडिल से, टिंटन एबे से, प्रेल्यूड से, या फिर नन ऑफ दीज। वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सूल, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। हम शरीर में सो जाते हैं और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। तो ये लाइन्स दोस्तों कहाँ से हैं, तो 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका टिंटन एबे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखिए टिंटन एबे की हैं लाइन्स। चलिए अगला देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट टिंटन एबे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट विजिट कब किया था टिंटन एबे, 1790, 1793, 1798, या फिर 1802। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 19 का, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट टिंटन एबे। 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1793। ठीक है, ध्यान रखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट विजिट किया था टिंटन एबे का 1793 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है प्रिल्यूड में कितने बुक्स हैं, 12 बुक्स, 14 बुक्स, 10 बुक्स, या फिर 16 बुक्स। तो आप जानते हैं दोस्तों द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।